नमस्कार। आज हम देखेंगे रोल ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इन ए केमिकल रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं और ये इसका क्या रोल है किसी केमिकल रिएक्शन में, आज इसके बारे में देखेंगे। हमने देखा है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है। हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट भी देखा है, ताप गुणांक भी देखा है, जो हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं कि T+10 अपॉन के टी। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ताप गुणांक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। और रिएक्शन की जो ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये जो वैल्यू है ये स्पेसिफिक रिएक्शन रेट की T+10 डिग्री पे है। और ये जो के टी है ये T डिग्री पर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट या रेट कांस्टेंट है। तो ये जो रेशियो है ये टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है। और जनरली इसकी अधिकांश रिएक्शंस में इसकी जो वैल्यू है ये 2 to 3 है। तो ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है इससे पता लग रहा है कि जो रिएक्शन की रेट है 10 डिग्री बढ़ाने से 2 से 3 गुना हो जाती है। अब ये इतनी तेज गति से कैसे बढ़ती है रिएक्शन की रेट, जबकि कोलिजन्स हम कहें 2 से 3% ही बढ़ते हैं, लेकिन रेट जो है वो 200 से 300% बढ़ जाती है रिएक्शन की रेट। ऐसा क्यों होता है? आर्हेनियस ने इसके लिए एक थ्योरी दी जो आर्हेनियस थ्योरी के नाम से जानी जाती है। हमने आर्हेनियस इक्वेशन भी देखी है और आर्हेनियस थ्योरी के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनको प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए एक निश्चित एनर्जी चाहिए, एक मिनिमम एनर्जी चाहिए, जिसको हम कहेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। उस एनर्जी को प्राप्त करके ही जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हो सकते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स एक्टिव मॉलिक्यूल्स कहे जाएंगे, सक्रिय अणु कहे जाते हैं, जिनके पास ये जो एनर्जी है मिनिमम एनर्जी होती है या इससे ज़्यादा एनर्जी होती है। ऐसे मॉलिक्यूल ही प्रोडक्ट के अंदर परिवर्तित हो पाते हैं। तो जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलिजन्स के द्वारा ये एनर्जी प्राप्त करते हैं और वो सक्रिय अवस्था में सक्रिय मॉलिक्यूल होते हैं। लेकिन सारे के सारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के अंदर चेंज नहीं हो पाते, क्योंकि इनके पास ये जो एनर्जी है वो प्राप्त नहीं हो पाती है। अब जैसे इसको हम ग्राफिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इधर हम एनर्जी ले लें, पोटेंशियल एनर्जी, और इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। देखिए इस तरह से ये रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की एनर्जी ये है, ये एवरेज एनर्जी। तो ये एनर्जी वेरियर है, मतलब यहाँ इतनी एनर्जी होगी तभी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज हो पाएंगे। तो कितनी एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट की मॉलिक्यूल्स को? एवरेज एनर्जी कितनी चाहिए? ये इतनी एनर्जी जिसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, हिंदी में इसको सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा। तो इतनी ऊर्जा प्राप्त करके ये जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है ये कहेंगे, हम कहेंगे कि वो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हो गए और वो प्रोडक्ट में चेंज हो सकते हैं। ये जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है यहाँ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, सक्रिय संकुल। ये जो है सक्रिय संकुल को दर्शा रहा है। जैसे मान लीजिए A+BC ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है और इसे AB+C ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो सक्रिय संकुल जैसे ये इस तरह से हम दर्शा सकते हैं इसको। ये सक्रिय संकुल है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। तो इसकी जो एनर्जी है ये इस तरह से हाईएस्ट है
और उसके बाद वो प्रोडक्ट के अंदर डिसोसिएट हो जाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो देखने की बात यह है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में तभी बदलेंगे जब ये यहाँ से गुजरेंगे, यानी इतनी एनर्जी होना जरूरी है। इसको समझने के लिए हम ऐसा एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे एक जगह से दूसरी जगह हम जा रहे हैं और बीच में पुलिया आ रही है, तो उतने हम वहाँ जाने के लिए पुलिया को क्रॉस करना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ जा रहे हैं और बीच में ये हम मान लें पुलिया है, तो इसको किसी भी व्यक्ति को यहाँ से यहाँ जाने के लिए, यहाँ से यहाँ जाने के लिए इसको क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो इतनी एनर्जी होना जरूरी है मॉलिक्यूल्स के लिए जिससे वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो सके। तो ये है एक्टिवेशन एनर्जी। अब रिएक्शन चाहे एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो, देखिए हम ये एग्जांपल देख रहे हैं, ये जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है। इसके अंदर जो रिएक्टेंट की एंथैल्पी है उसका मान प्रोडक्ट की एंथैल्पी से ज़्यादा है। ये इस तरह से एनर्जी का अंतर है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का उदाहरण है। एक्सोथर्मिक, ये जो ग्राफ है ये इस तरह का है, थर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा इसके अंदर बाहर निकली, ऊष्माक्षेपी। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं वो जब तक ये वाली एनर्जी, इतनी एनर्जी प्राप्त करके ही एक्टिव मॉलिक्यूल बनेंगे और वो तभी वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज होगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी ये वाली आवश्यक है जो मॉलिक्यूल्स आपस में टक्कर करके प्राप्त करते हैं, कोलिजन से प्राप्त करते हैं। अब देखिए ऐसे ही हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एक ग्राफ बना सकते हैं। देखिए यहाँ हम देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, इस साइड में हम पोटेंशियल एनर्जी और इधर हम प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ले रहे हैं। देखिए इस तरह से ये रिएक्टेंट, ये एंथैल्पी, ये प्रोडक्ट, ये एंथैल्पी को दर्शा, ये जो एनर्जी है ये एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। क्योंकि इतनी एनर्जी प्राप्त करने के बाद मॉलिक्यूल एक्टिव मॉलिक्यूल बन पाएंगे और वो ही प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो पाएंगे। तो ये जो ग्राफ है ये दर्शा रहा है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शंस को, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट की एंथैल्पी है वो ज़्यादा है रिएक्टेंट की एंथैल्पी से। तो इसमें ये जो है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी इसमें ऊष्मा अंदर ली जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, एक्टिवेशन एनर्जी इसके अंदर आवश्यक होगी जिससे वो मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो सकें। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी की अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है एक्टिवेशन एनर्जी का। अब हम देखते हैं कि कई बार हम ये कैटेलिस्ट काम में ले लेते हैं, जैसे रिएक्शन बहुत धीमी गति से हो रही है, ऐसी स्थिति के अंदर हम कैटेलिस्ट काम में ले लेते हैं। तो वो कैटेलिस्ट जब हम काम में लेते हैं तो वो किस तरह से रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को प्रभावित करता है, उसको भी हम देखते हैं कि कैटेलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है इसके अंदर। अब देखिए जैसे इस रिएक्शन के अंदर कैटेलिस्ट से ये जो ग्राफ है देखिए, और ये इस तरह से आ जाता है, ये एक अल्टरनेट रूट प्रदान करता है रिएक्शन को। देखिए ये इन प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट ये वाला ग्राफ हमें प्राप्त हो रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट। इन प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट
देखिए आप इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है, इतनी हो गई है। तो ज़्यादा संख्या में जो मॉलिक्यूल्स है वो ये एनर्जी रखेंगे, क्योंकि एनर्जी की मात्रा कम है तो ज़्यादा संख्या में ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके पास ये एनर्जी होगी और रिएक्शन की रेट ज़्यादा हो जाएगी। और इसी तरह से हम इसके अंदर भी दर्शा सकते हैं, जैसे मान लीजिए कैटेलिस्ट की उपस्थिति में ये वाला ग्राफ है इन प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट। अब देखिए यहाँ भी ये एक्टिवेशन एनर्जी का मान है ये कम हो गया है, कैटेलिस्ट की उपस्थिति के अंदर इतना ही रह गया है। तो ये रिएक्शन तेज गति से होगी क्योंकि एक्टिव मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ जाएगी। अब इससे ये भी स्पष्ट हो रहा है कि टेम्परेचर को बढ़ाने से रिएक्शन बहुत तेज गति से, इसकी गति बहुत ज़्यादा क्यों हो जाती है, क्योंकि एक्टिव मॉलिक्यूल्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है, उनकी जो संख्या है वो बढ़ जाती है। इस वजह से रिएक्शन की रेट तेज हो जाती है जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। तो इस तरह से हम टेम्परेचर का इफेक्ट है वो एक एक केमिकल रिएक्शन के ऊपर, वो इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये है एक्टिवेशन एनर्जी की अवधारणा।